हेलो बच्चों, वेलकम टू पैक्सॉन ट्यूशन क्लासेस। बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पार्ट सेकंड, जिसमें हमने करा था अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग की मेरिट्स और डीमेरिट्स। इसका मतलब कि एडवांटेज और लिमिटेशंस। अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दे रखे हैं। लास्ट हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, आप जाके फटाफट वो क्लासेस देख लीजिए। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा बुक कीपिंग। ठीक है, आज हम बुक कीपिंग को पढ़ेंगे। ये हमारे चैप्टर फर्स्ट का 3rd पार्ट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी बुक कीपिंग के साथ। बुक कीपिंग होती क्या है? बेसिकली जब हम किसी भी ट्रांजेक्शन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं तो उसको बुक कीपिंग कहते हैं। जो रिकॉर्डिंग होती है फर्स्ट टाइम, उसको बुक कीपिंग कहा जाता है। अब जैसे अगर आप कभी कहीं मंडी वगैरह में गए होंगे तो वहाँ पर आपने एक रेड कलर की बुक देखी होगी जिसके ऊपर स्लाइस ही लगी हुई होती है। वो जो बुक होती है उस बुक के अंदर बुक कीपिंग की जाती है। होती कैसे है? जैसे आप कभी भी अपनी नियरेस्ट किराना शॉप के ऊपर जाते होगे और वहाँ से आप कुछ भी खरीदते होगे तो जो वहाँ पर अंकल हैं वो क्या करते हैं, आप कहते हो कि अंकल खाते में लिख लेना, ठीक है, हम बाद में पैसे दे देंगे। तो वो अंकल क्या करते हैं, जैसे ही आपको सेल करी उस रजिस्टर के अंदर लिख लेते हैं। इसी को हम कहते हैं बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग होती क्या है? बुक कीपिंग इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज विच टेल अस हाउ टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, कि हमें बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड करना है, ये हमारी बुक कीपिंग होती है। ये एक रूटीन नेचर और क्लरिकल इन नेचर का काम है। इसका मतलब क्या है? इसके लिए सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है। आपको ये पता आना चाहिए कि अकाउंटिंग कैसे करनी है, मतलब लिखना पढ़ना आपको आना चाहिए। इसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट किस चीज़ के लिए? कि जो भी हमारी बिजनेस की ट्रांजेक्शन हो उनको ये रिकॉर्ड करे। और मैंने ये बताया था कि बिजनेस की वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं जो मनी की फॉर्म में है। इन टर्म्स ऑफ मनी हमारी ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। बुक कीपिंग का काम क्या है? बुक कीपिंग का काम सिर्फ इतना है कि वो सबसे पहले आपकी एंट्री को रिकॉर्ड करेगी, जिसको हम जर्नल बोलते हैं। उसके फिर अलग लेजर्स बना देगी, ठीक है, अलग अलग अकाउंट्स बन जाएंगे सबके। और लास्ट में इन सभी अकाउंट्स को ये बैलेंसिंग करके हमें दे देगी। और इसके बाद का जो काम है वो अकाउंटिंग के साथ होगा। अब मैंने यहाँ पर आपको 2 राइटर्स की डेफिनेशन दी है, क्योंकि जब आप एग्जाम्स में जाएंगे तो आपको डेफिनेशन लिखनी होती है। अगर आपके बुक कीपिंग का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले मैंने RN कार्टर की आपको डेफिनेशन दी है। इन्होंने कहा था कि बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शंस दैट रिजल्ट इन द ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी वर्थ। इन्होंने सेम वही बात कही जो मैं अभी आपको समझा रहा था कि बुक कीपिंग क्या है, साइंस और आर्ट दोनों है, जहाँ पर हम अपने बुक्स के अंदर जो हमारी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स हैं जिनको हम मनी की फॉर्म में आइडेंटिफाई कर चुके हैं उनको रिकॉर्ड करना है बस। और सबसे इजी डेफिनेशन आपकी जो हर बच्चे को बहुत इजीली याद हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको रखा है। J.R. बाटली बॉय ने डेफिनेशन दी थी। उन्होंने कहा था बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स। अब ये सेट ऑफ बुक्स क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? बुक कीपिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि हमें अपनी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। तो ये एक परमानेंट रिकॉर्ड करने के लिए आपको एक बेस देगी। आप बुक कीपिंग के द्वारा अपने जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको परमानेंटली रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपको मदद करेगी आपके प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने में। आप एक जनरल जब अकाउंटिंग करते हैं, बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही पार्ट होती है। अगर मैं अकाउंटिंग बोल रहा हूँ बार बार तो इसका मतलब ये नहीं है कि बुक कीपिंग नहीं हो रही है। तो बुक कीपिंग क्या है वो आपको बताएगी कि आपने इनकम को रिकॉर्ड करा, एक्सपेंस को रिकॉर्ड करा, तो आपका कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है। सपोज करिए आपके पेरेंट्स ने आपको सुबह घर से निकलते हुए 100 रुपये दिए, और 100 रुपये देने के बाद आप उन पैसों को लेके घर से बाहर निकले। आपने ऑटो का किराया दिया, आपने कॉलेज आके अपना खाना पीना किया, इसके बाद आप थोड़ा मूवी चले गए। तो इन सब चीज़ों के बाद आपके पास कितना अमाउंट बचा। सपोज करिए अगर आपने पूरे दिन में 80 रुपीज़ को एक्सपेंड कर दिया, अगर आपके एक्सपेंसेस हो चुके हैं 80 रुपीज़ के, तो आपके पास 20 रुपीज़ बचे हैं जो कि आपका नेट प्रॉफिट कहलाएगा। ये आपने सेविंग करी है। इसके बाद थर्ड होता है कि जो आपकी बुक कीपिंग होती है ये आपको एक बेस प्रोवाइड कराएगी जिसके द्वारा आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को पहचान सकते हैं, पता कर सकते हैं। इसमें आप अपनी एसेट्स, लायबिलिटीज़, इन सभी को रिकॉर्ड करेंगे जिसके द्वारा हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को एसरटेन कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि जो आपके खर्चे हैं उन खर्चे के बारे में आप पता कर सकते हैं। जैसे आप परमानेंट रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि हर महीने हमारा जो रेंट है वो सपोज करिए कि 25,000 रुपये जा रहा है, और इतनी बड़ी जगह जो हमने ले रखी है जिसके लिए 25,000 रुपये हम रेंट पे कर रहे हैं उसकी हमें ज़रूरत नहीं है।
तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी उस जगह को थोड़ा छोटा कर सकते हैं, जिससे हमारा रेंट भी कम हो जाएगा और हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इसके अलावा बुक कीपिंग आपको बताएगी कि आपके कस्टमर कौन हैं, किस किस को आपने सामान दे रखा है जिनसे आपको पैसे लेने हैं, या फिर हमारे कौन कौन से सप्लायर्स हैं जिनको हमें अभी पेमेंट करनी बाकी है। नेक्स्ट हमारा आता है कि ये आपको बताएगा कि आपके ऊपर क्या लीगल जो आपके कंप्लाइंसेस हैं वो बनते हैं, या फिर आपके जो टैक्स है आपके ऊपर कितना टैक्स बनता है, आपको कितना टैक्स पे करना है। इसको आइडेंटिफाई करने में भी बुक कीपिंग आपकी बहुत मदद करेगी। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही आपको मिलने वाली है अपनी 11th क्लास की अकाउंट्स की, बिजनेस की, इको की कंप्लीट क्लासेस, वो भी पीडीएफ नोट्स के साथ में आपको मिलने वाले हैं डाउट क्लियरिंग सेशंस। नेक्स्ट हमारा आता है एडवांटेजेस ऑफ बुक कीपिंग, कि बुक कीपिंग करने के हमें फ़ायदे क्या होंगे। सबसे पहला फ़ायदा तो यही होता है कि हमें परमानेंट रिकॉर्ड हमारा हो जाएगा क्रिएट, और वो रिलायबल रिकॉर्ड होगा। इसके ऐसा रिकॉर्ड होगा जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। सेकंड होता है कि हम अपने अकाउंट्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं। हमारे अकाउंट्स में जो हमारी ट्रांजैक्शंस हैं उनके अंदर कितनी एक्यूरेसी है, कहीं कोई गलती तो नहीं है, इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को पहचानने में मदद करती है। ये बताएगी हमारा बिजनेस का जो ऑपरेशन है उसका नेट रिजल्ट क्या है, इट्स मीन हम प्रॉफिट कर रहे हैं या हम लॉस कर। इसके बाद आपको ये बताएगी कि आपके ऊपर कितनी ड्यूज हैं। जैसे आप सपोज करिए, मैंने आपको जीएसटी का और इनकम टैक्स का मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ, लास्ट क्लासेस में भी आपको एग्जांपल दिए थे जीएसटी और इनकम टैक्स के। तो अगर आपने इनकम करी है और उस इनकम के ऊपर आपको 30% के हिसाब से टैक्स देना है, और आपने 1 लाख रुपीज़ जो है अर्न कर लिए हैं, तो आपके ड्यूज़ कितने होंगे, 30% टैक्स के हिसाब से 30,000। तो आपको सिर्फ 30,000 पे करना है। ये हमें बुक कीपिंग के द्वारा पता लग जाता है। इसके अलावा आप अपनी एसेट्स पे और जो आप बोरोइंग्स कर रहे हैं, इसका मतलब जो आप लोन वगैरह ले रहे हैं बैंक से, तो उनके ऊपर भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो हमारे ऊपर बर्डन पड़ेगा, क्योंकि हमें उसके लिए इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और वो पैसा भी वापस देना है। और अगर ज़्यादा पैसा हमारे पास रखा रहेगा तो वो आइडियल फॉर्म में हो जाएगा, उसका कोई यूज़ नहीं होगा, तो वो पैसा भी हमारे लिए बेकार है। नेक्स्ट हमारा आता है कि डिसीजन मेकिंग के अंदर हमें ये बहुत मदद करेगी। ये पॉइंट मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि अगर हमारा जो बिज़नेस है उसको हमें आगे लेके जाना है तो मैनेजमेंट को बहुत ही अच्छे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और टाइम टू टाइम अच्छी रणनीति बनानी पड़ेगी, स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी, जिससे हम अपने गोल्स को जल्दी अचीव करें और बिजनेस को आगे लेके जाएं। लास्ट हमारा आता है लीगल रिक्वायरमेंट। आपकी लीगल रिक्वायरमेंट्स जो भी बनती हैं, बुक कीपिंग आपको बताएगी कि आपकी ये लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको आपको पूरा करना है। लीगल रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या है, सपोज करिए किसी कस्टमर ने आपके ऊपर केस कर दिया कि आपने उसको गलत सामान दिया है, या आपने उसको सामान नहीं दिया, आपने उससे पेमेंट ले ली और उसको डिलीवरी नहीं दी है, तो आप अपने अकाउंट्स के द्वारा कोर्ट में ये पेश कर सकते हैं कि हमने इसको गुड्स भी डिलीवर किए थे और उसकी हमारे पास एक इनवॉइस है जो हमने इस कस्टमर को जारी की। तो ये आपके लिए एक एविडेंस के तौर पे भी काम करेगी। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। ये जो क्लास में आज आपको पढ़ा रहा हूँ और जो प्रीवियस 2 क्लासेस हो चुकी हैं, इनके नोट्स टेलीग्राम चैनल पे आ चुके हैं, तो आप जाके फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से अपने नोट्स को डाउनलोड करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए। नेक्स्ट हमारा आता है सबसे इम्पोर्टेंट कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के अंदर क्या अंतर होता है। तो बेसिकली बुक कीपिंग में आपको बता चुका हूँ, बुक कीपिंग एक अकाउंटिंग का पार्ट है जहाँ पर हम सिर्फ रिकॉर्डिंग और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने का काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक एक्चुअल प्रोसेस है जहाँ पर हम अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं, जहाँ से हमें पता लगता है कि हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। लास्ट आता है सबसे इम्पोर्टेंट अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या होता है, ये वो प्रोसेस है जो हमें बताता है कि हमें अकाउंटिंग करनी कैसे है। तो अकाउंटिंग की जो सिस्टमैटिक नॉलेज है उसी को कहा गया है अकाउंटेंसी। तो आप एक डायग्राम देख रहे हैं, सबसे बड़ा क्या है अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी के अंदर आती है अकाउंटिंग और अकाउंटिंग के अंदर आता है बुक कीपिंग। तो बेसिकली ये जो हमारा डायग्राम है ये हमें क्लियरली बता रहा है, ठीक है, डिस्क्राइब कर रहा है कि अकाउंटेंसी सबसे बड़ी होती है, उससे छोटी अकाउंटिंग होती है और सबसे छोटी क्या होती है, बुक कीपिंग होती है। अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। 100% ये क्वेश्चन स्कूल्स के अंदर पूछा जाता है। जब भी आपके टीचर यूनिट टेस्ट या आपके एग्जाम्स लेंगे तो ये क्वेश्चन उसमें आपको देखने को मिलेगा कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं आपको बेसिस के तौर पे आपको अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का डिफरेंस समझाऊंगा, और जब आप एग्जाम में लिख के आएंगे ना
तो आप इसी तरीके से लिखिएगा। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है और आपने 5 पॉइंट लिखे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, टीचर आपका एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे मीनिंग। मीनिंग में मैं आपको दोनों अकाउंटिंग की भी और बुक कीपिंग की भी दोनों की डेफिनेशन लिखवा चुका हूँ, तो आप वो डेफिनेशन यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर ये जो यहाँ लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे, आप इसको भी याद करके वहाँ पे लिख के आ सकते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा आता है स्टेज। बुक कीपिंग पहले होती है और अकाउंटिंग हमारी बाद में होती है, तो बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है और अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है। थर्ड आता है नेचर। तो बुक कीपिंग मैंने आपको बताया था कि रूटीन और क्लरिकल नेचर की होती है, जबकि अकाउंटिंग हमारी एनालिटिकल और एग्जीक्यूटिव नेचर की होती है, क्योंकि इसको कौन करता है, एक अकाउंटेंट करेगा और बुक कीपिंग को करेगा बुक कीपर। ऑब्जेक्टिव क्या होता है बुक कीपिंग का? बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है कि हमें सिर्फ सिस्टमेटिक तरीके से अपनी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, जबकि अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि वहाँ पर हमें अपने जो बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को पता करना है, नेट रिजल्ट को पता करना है। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो बुक कीपिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बुक कीपर की, जो सिर्फ बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेगा, जबकि अकाउंटिंग के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अकाउंटेंट की होती है, और ये इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो बुक कीपर ने काम करा है वो काम सही हो, उसको चेक करे और आगे का जो फाइनेंशियल पोजीशन तक का काम है उसको ये फाइनल करे। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या होती है? डिसीजन मेकिंग बुक कीपिंग के अंदर अगर हम बात करें तो बुक कीपर डिसीजन नहीं ले सकता, जबकि अकाउंटेंट डिसीजन ले सकता है अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आता है टूल। बुक कीपिंग में क्या क्या यूज़ किया जाता है? जर्नल और लेजर, ये आपके बुक कीपिंग के टूल्स हैं, जबकि अगर हम बात करें अकाउंटिंग की तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये हमारे अकाउंटिंग के टूल्स होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्टाफ इन्वॉल्व, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है। मैंने 8 पॉइंट यहाँ पर दिए हैं, जबकि आपका जो PDF नोट्स आपको टेलीग्राम पे दिए जा रहे हैं वहाँ पर और काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, तो आप वहाँ से और पॉइंट्स भी याद कर सकते हैं। स्टाफ इन्वॉल्व की अगर बात करें तो बुक कीपिंग के अंदर जूनियर स्टाफ होता है, जबकि अकाउंटिंग सीनियर स्टाफ करता है। बुक कीपिंग आपकी एक जनरल नॉलेज वाला बंदा करता है, जबकि अकाउंटिंग आपके लिए एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाला बंदा ही कर पाएगा। तो ये हमारे डिफरेंसेस थे। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा टॉपिक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि आपने जो अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो आपके यूजर्स हैं, उन यूजर्स को इस इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ने वाली है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो जनरेट किए जा रहे हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के प्रोसेस के द्वारा, उसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है कि हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो वो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है, जो यूजर्स के लिए काम आती है। अकाउंटिंग के लिए मैंने एक छोटी सी आपको डेफिनेशन दे दी है, आप इस डेफिनेशन को अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, आपको फुल मार्क्स इसके अंदर मिलेंगे। अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी, इट्स फंक्शन इज to provide qualitative information, primarily financial in nature, about economic entities that is intended to be useful in making economic decision। तो ये डेफिनेशन आप वहाँ पे लिख के आ सकते हो, और ये डेफिनेशन जो आपकी दी थी ये दी थी अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ने। नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कि हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आखिर होती कितने तरह की है। तो बेसिकली ये 3 टाइप की होती है। सबसे पहली होती है आपकी इन्फॉर्मेशन रिलेटिव टू प्रॉफिट और सरप्लस। यहाँ पर प्रॉफिट और सरप्लस का मतलब ये नहीं है कि हम लॉस की जानकारी नहीं प्रदान करेंगे। जब इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और सरप्लस की बात आ रही है तो इसका मतलब यहाँ पर लॉस और डेफिसिट भी इंक्लूडेड है। तो ये आपको बताएगी कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। दूसरा, ये आपको बताएगी कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी। और लास्ट होता है कि हमें ये कैश फ्लो के रिगार्डिंग, कि हमारा कैश का कितना इनफ्लो हुआ, कितना कैश हमारे पास आया और कितना कैश हमने पे किया, उसके बारे में भी हमें नॉलेज प्रोवाइड कराएगी। नेक्स्ट हमारा आता है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये आपका 100% पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। जब भी आपसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी तो आपसे ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर पूछी जाएंगी। इनको आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये आपसे फाइनल एग्जाम तक पूछे जाने हैं। सबसे पहला आता है रिलायबिलिटी। आपके जो अकाउंट्स हैं वो रिलायबल होने चाहिए। इसका मतलब आपको अकाउंट्स इस तरीके से बनाने हैं जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके, उनके अंदर कोई भी हेराफेरी या गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। दूसरा है कि वो रिलेवेंट होने चाहिए। इसका मतलब जो आप, जैसे सपोज करिए अगर आप बना रहे हैं 2023 और 24 के लिए, हमारा फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होगा वो 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ और एंड कब होगा? 31 मार्च 2024। तो जो आपकी ट्रांजेक्शन होगी वो 23 और 24 की होनी चाहिए, इसके बाहर की ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब आपके इसके अंदर जो भी इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लायबिलिटी लोगे आप, वो सिर्फ 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 24 तक ही होनी चाहिए।
इसके अलावा आप कोई भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर इंक्लूड नहीं करोगे। तो आपको रिलेवेंट डाटा ही यूज़ करना है। इसके अलावा आपको ना तो पिछले साल का डाटा लेना है, ना ही अगले साल का इसमें कोई डाटा लेना है। नेक्स्ट आता है कि आपका जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। मतलब जो आप बैलेंस शीट, P&L बना रहे हो वो इस तरीके से बनाने हैं कि उसको एक नॉर्मल बंदा भी समझ पाए कि इसके अंदर कहा क्या जा रहा है, कि आपको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, उसको ईजिली वो समझ पाए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। और लास्ट हमारा आता है कंपैरेटिबिलिटी, कि हम अपने स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर पाएँ। जैसे हमने पिछले साल अकाउंट्स बनाए और इस साल अकाउंट्स बनाए हैं, तो हम दोनों को कंपेयर कर पाएँ, या फिर हम पिछले महीने की सेल को इस महीने की सेल से कंपेयर कर लें। तो कंपैरिजन आपका होना चाहिए, ठीक है। आप इस तरीके से ना बनाएं कि आप कंपेयर ही ना कर पाएँ अपने पिछले वाले अकाउंट्स के साथ। जैसे पिछली बार आपने किसी और फॉर्मेट से बनाया, इस बार आपने किसी और फॉर्मेट से बना दिया, तो होगा क्या कि आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो हमें इसमें प्रिंसिपल्स होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमें यूज़ करने पड़ेंगे। तो वो आप पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस, वो हमारा 3rd चैप्टर है। तो वहाँ पर आप समझोगे इसको कि ये कंपेयर किस तरीके से बनते हैं और कंपेयर किस तरीके से किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये बहुत छोटे छोटे से और ईजी टॉपिक्स हैं, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से इनको समझा रहा हूँ। सबसे पहला है, जब भी यूज़र्स की बात आए तो आपको क्या याद रखना है कि आपको अपने दिमाग में ये बना लेना है कि आप एक कंपनी के अंदर हैं, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन यूज़र हो सकता है। तो यूज़र हमारे 2 तरीके के होते हैं कंपनी के अंदर। एक होते हैं इंटरनल यूज़र, एक होते हैं एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र वो लोग होते हैं जो कंपनी के अंदर हैं। अब कंपनी के अंदर कौन कौन होता है? सबसे पहले तो ओनर। अब ओनर ने पैसा लगा रखा है, जो प्रोप्राइटर है, ठीक है, जो मालिक है, उसने पैसा लगाया, तो वो देखेगा कि मेरी कंपनी काम कैसा कर रही है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या कोई खर्चा कितना बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है। इसके अलावा होता है मैनेजमेंट, जो हमारे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को देखेगा, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखेगा। मैनेजमेंट क्यों देखेगा? मैं बार बार आपको बताता आ रहा हूँ कि मैनेजमेंट डिसीजन लेगा, मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बनाएगा। वो बनाएगा किस बेस पे? इसी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेस पे। और लास्ट आता है हमारा वर्कर्स, जो होते हैं किसी भी कंपनी की बुनियाद, जिसको हम बोलते हैं फाउंडेशन। अगर ये वर्कर्स काम ना करें तो कोई भी कंपनी रन नहीं कर पाएगी। तो वर्कर्स की मेहनत की वजह से ही कंपनी प्रॉफिट करती है। तो वर्कर्स भी क्यों देखते हैं? क्योंकि उनको क्या चाहिए? बोनस चाहिए, उनको इंक्रीमेंट चाहिए, उनको क्या चाहिए? प्रमोशन चाहिए। तो इसलिए जो हमारे वर्कर्स हैं वो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखते हैं, हमारी जो बैलेंस शीट है, P&L है, उसको देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे एक्सटर्नल यूज़र। एक्सटर्नल यूज़र में सबसे पहला आता है सप्लायर। सप्लायर कौन लोग होते हैं? जो हमें माल दे रहे हैं, है ना, जिनसे हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं। तो वो अगर हमें रॉ मटेरियल दे रहे हैं तो वो तभी देंगे जब हम उनको पैसे देने की स्थिति में होंगे। अगर हमारी कंपनी प्रॉफिट में है तो हमारे पास सफिशिएंट फंड होगा तो कोई भी सप्लायर हमें सामान दे देगा। बट अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे, हम लॉस में चल रहे होंगे, कोई भी सप्लायर हमें रॉ मटेरियल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता होगा कि ये मेरा पैसा नहीं दे पाएंगे, मेरी पेमेंट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स भी आपको सेम पता है कि अगर इन्वेस्टर आपकी कंपनी में पैसा लगा रहा है तो वो रिटर्न में क्या चाहता है? कि उसको अर्निंग हो, उसको इंटरेस्ट मिले, डिविडेंड मिले। तो ये भी इसीलिए देखते हैं कि अगर कंपनी साउंड है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो ये इन्वेस्ट करेंगे, कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है तो ये इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इसके बाद आता है बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जब भी कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो कहाँ जाती है? बैंक के पास। अब बैंक देखेगा कि भाई आप प्रॉफिट कर रहे हो या लॉस कर रहे हो। अगर पिछले 5 सालों से कंपनी प्रॉफिट करती आ रही है, सपोज करिए, तो कंपनी क्या है? कंपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। भाई कंपनी को एक्सपेंशन के लिए फंड की ज़रूरत पड़ रही है, तो बैंक इजीली उसको पैसे दे देगा। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही एक अच्छी पोजीशन में है और बैंक को पता है कि ये प्रॉफिट कर रहे हैं तो ये आगे भी प्रॉफिट करते रहेंगे और मेरा पैसा सुरक्षित है, मुझे वापस मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट एंड उसकी अथॉरिटीज़, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, GST डिपार्टमेंट है। तो ये क्या करते हैं? गवर्नमेंट इसलिए देखती है कि जो अकाउंटिंग की जा रही है उसमें कितना प्रॉफिट हुआ, क्या उस हिसाब से इन्होंने टैक्स भरा, क्या ये हमारी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं बिजनेस को करने की, क्या उसको फॉलो कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट देखती है और इसीलिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखा जाता है। लास्ट आते हैं हमारे रिसर्चर। रिसर्चर क्या होते हैं? जैसे सपोज करिए 2 कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी, दोनों ही 2018 में स्टार्ट हुई थी। कंपनी ए भी और कंपनी बी भी दोनों सेम तरह का प्रोडक्ट बनाती है, बट कंपनी ए ग्रो कर गई बहुत ज़्यादा और कंपनी भी उतना ग्रो नहीं कर पाई। तो रिसर्चर क्या करेंगे? रिसर्च करेंगे कि ऐसे क्या पैटर्न्स रहे या क्या स्ट्रेटेजी रही जिसकी वजह से ए ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाई बी के कंपैरिजन में, बी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। तो रिसर्चर्स भी इसलिए हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। हमारा आज का लास्ट टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग।
मुझे पता है आपकी क्लास आपको ये थोड़ी सी बड़ी लग रही होगी, पर मैंने इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। मैं नहीं चाहता कि आपका फर्स्ट चैप्टर ज़्यादा बड़ा हो जाए, मैंने इनको 4 क्लासेस के अंदर कवर किया है। आपकी जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है उसके अंदर आपका जो अकाउंटिंग का चैप्टर है ख़त्म हो जाएगा। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड चैप्टर, जहाँ पे हमें टर्म्स पढ़नी है। तो चलिए अपना लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, जो हमारा ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग रहने वाला है। तो अकाउंटिंग की काफ़ी सारी ब्रांचेज होती हैं। आपकी बुक में 3 ही ब्रांचेज दी गई हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बट मैंने यहाँ आपको 3 से ज़्यादा बताई है। आपको पता होना चाहिए कि कितने तरह की अकाउंटिंग होती है। सबसे पहली होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जहाँ पर हम जैसे अभी आप पढ़ रहे हो 11th क्लास में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जहाँ पर आप कंपनी का प्रॉफिट और लॉस निकालना जानेंगे, बैलेंस शीट कैसे बनती है, कैसे अपनी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स वो रिकॉर्ड करती है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर होती हैं। इसके अलावा सेकंड आती है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसे अगर आप अभी एक पेन लेके बैठे हैं तो उस पेन के अंदर क्या क्या लगा हुआ है, प्लास्टिक लगी हुई है, कलर लगा हुआ है, इंक लगी हुई है ना, स्टील लगी हुई है। तो ये सारी चीज़ें ये लगी हुई हैं। अब इसके ऊपर लेबर भी लगी है, मार्केटिंग भी लगी है, स्टोरेज भी लगी है। तो हर चीज़ को जोड़ के कि एक पेन के ऊपर कितनी लागत आई, उसको हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, की हर चीज़ की कॉस्ट निकालना। तो ये काम हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर होता है। इसके बाद आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम डिसीजन लेने की जो अकाउंटिंग होती है वो करते हैं। जैसे कि आपकी बजट बनते हैं, ठीक है, ये आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट होता है। इसके अलावा अगर आप कोई नई मशीन खरीद के ला रहे हैं, आपके पास पुरानी मशीन है, तो आप कंपेयर करते हैं कि नई मशीन खरीदने में फ़ायदा है या पुरानी मशीन को हम ठीक करा लें उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये जो डिसीजंस होते हैं ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आती है आपकी सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग क्या होती है, जब हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा जब आप बिजनेस पढ़ेंगे, तो उसके अंदर भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। सोशल अकाउंटिंग का मतलब सब आप इतना समझिए जैसे कि मंदिर वगैरह है, इनके अंदर जो अकाउंटिंग होती है वो सोशल अकाउंटिंग कहलाती है, जो सामाजिक अकाउंटिंग होती है। इसके अलावा टैक्स की अकाउंटिंग होती है, जैसे कि इनकम टैक्स है, जीएसटी है, इसकी जो अकाउंटिंग होगी वो टैक्स अकाउंटिंग कहलाएगी। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग होती है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होती है, जैसे कंपनी है, कंपनी में एक डिपार्टमेंट में तो 10 लोग हैं, एक डिपार्टमेंट में सिर्फ 4 लोग हैं। अब जिस डिपार्टमेंट में 10 लोग हैं उसमें 3 लोग खाली रहते हैं, वो बैठे रहते हैं लेबर। तो आप क्या कर सकते हो, उन 3 लेबर को उठा के दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दो, ताकि दोनों में बैलेंस भी हो जाए और कोई भी जना खाली ना रहे। तो इसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, जो कि कंपनीज़ के अंदर की जाती है। दोस्तों, ये हमारी आज की क्लास थी। आज का टॉपिक पूरा खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लास का शेड्यूल आपको पता है, रेगुलर क्लासेस आपकी होती हैं, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चल रही हैं। नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल पे आपको दिए जाते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर दीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को अपने दोस्तों में फैलाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं कंप्लीट क्लासेस PDF नोट्स के साथ में, और आपकी बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप सीधा कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट को डाल सकते हैं, वहाँ से आपको रिप्लाई मिलेगा, जल्द मिलेगा। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।